तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप सभी ने 5.1 कर ही ली होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं, फिर 5.2 को करते हैं। तो आप देखना 5.2 के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पढ़ रहे स्टूडेंट्स हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जब हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज के शीर्ष क्या हो? शीर्ष पहले दे दिए x1, y1, दूसरे दे दिए x2, y2 और तीसरे दे दिए x3, y3 हो। तो ध्यान रखिएगा, हमें गिवन क्या दे रखा है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं। आपको पता होगा शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, कोने वाले पॉइंट। कौन से? 1, 2 और 3। ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है, निर्देशांक है, वो हमारे पास क्या है? दिए हुए हैं क्वेश्चन की ओर से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारा क्षेत्रफल होगा 1/2 x1, x2, y1, y2, x3, y3, 1, 1, 1, 1, कोमा नहीं, सॉरी, सिर्फ ये। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। इसको एक बार नोट करिए और मेरे साथ में आगे और देखिए। देखो मैं और क्या बताना चाहता हूं। देखो ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी। देखो अगर ए बी सी एक लाइन पर नहीं हो तो क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। देखो तीनों एक लाइन पर, क्या ए और बी तो सेम लाइन पे और सी थोड़ा अलग निकल गया। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? ए और बी तो आपके सेम लाइन पर है, लेकिन सी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, तो आपकी क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ए और ये बी, अगर सी, सॉरी स्टूडेंट्स, सी आपके इसी लाइन पर हो जाए तो हो सकता है स्टूडेंट्स। तो 3 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? या तो 3 पॉइंट मिलके क्या बनाएगा? आपके एक त्रिभुज बनाएगा या एक लाइन बनाएगा। त्रिभुज कब बनेगा? जब सी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे हो। ठीक है ना? तो देखो सी को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, आपको खुद आइडिया आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे ले जा रहे हैं, क्या बन गया? त्रिभुज बन गया ना। तो सी आपका थोड़ा सा ऊपर है, नीचे होगा तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। और अगर सी आपके लाइन के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? वो एक लाइन बनेगी। ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देंगे ए बी और सी, ए बी सी पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक क्या बना रहे? एक लाइन बना रहे हैं। तो मतलब आप यहां सोच के चलेंगे कि ए बी सी से जो यहां त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? बताइए। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो इसका मतलब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। अब मैंने क्यों समझाया? अब देखना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसे आएगा। बिल्कुल स्टूडेंट साथ में देखते रहे वीडियो का अंत तक। आपके 5.2 से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और 5.2 के बाद हम 5.2 कॉल सोल्व करेंगे, इसकी विविध प्रश्नावली करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो सारे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी जो इसके इस चैप्टर की पुरानी वीडियोज है उनका लिंक भी मिल जाएगा और बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें। अब देखिए क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। बिंदु x1 y1 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने की शर्त लिख देते हैं। संरेख होने की शर्त मतलब आपके 3 बिंदु संरेख कब होंगे? संरेख मतलब एक ही रेखा पर। तो 3 बिंदु संरेख कब होंगे? जब तीनों बिंदुओं के द्वारा बना गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। तो देखिए क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों बिंदु से जो भी क्षेत्रफल बनेगा, अगर क्षेत्रफल आपके 0 बन गया तो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कंडीशन ये नहीं है। कंडीशन में क्या करता है?
ये 1/2 का चला जाएगा 0 में, तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से कर लेंगे। दो कंडीशन थी, ऊपर था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे हमने कंडीशन लिखी 3 बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध। तो आप इसको नोट करें, फिर हमसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहे हैं, दो बिंदु तो आपके पास गिवन है, मतलब दो बिंदु दिए हुए हैं और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ध्यान दीजिए, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा वो बता रहा हूं मैं। आपको कह रहा है दो बिंदुओं से गुजरने वाली, मतलब दो बिंदु हमको क्वेश्चन में देगा। मान लो पहला बिंदु क्या है, x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो देखिए आपके रेखा की समीकरण क्या होगी। रेखा की समीकरण होगी, यहां लिखना है आपको xy, यहां लिखना है पहला बिंदु, यहां पे लिखना है दूसरा बिंदु, 1 1 1 और 0। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा संरेख होने का प्रतिबंध और तीसरा क्या हुआ स्टूडेंट्स, लाइन की इक्वेशन, रेखा की समीकरण। अब नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिख दिया है। क्या लिख रखा है क्वेश्चन पढ़िए। सारणिक का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको यहां कह रहे हैं सारणिक का प्रयोग करते हुए, मतलब सारणिक वाला सूत्र लगाना है और आपको तीनों शीर्ष दे रखे हैं। मतलब ये क्या हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है हमें। सबको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए फॉर्मूला क्या है, बताइए ना। क्या लिखा था हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पर क्या लिखा है 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहां पर x1 y1 की वैल्यू लिख देते हैं, x2 y2 की वैल्यू लिख देते हैं और x3 y3 की वैल्यू लिख देते हैं। तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं और डिटरमिनेंट अर्थात सारणिक को खोलेंगे तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक में करा देता हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सारणिक को खोलेंगे, सारणिक का प्रसार करेंगे, सारणिक का एक्सपांड करेंगे, सारणिक का विस्तार करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तब देखो करते हैं। ये 1/2 तो बाहर सेम, सबसे पहले 2 के लिए करते हैं। तो आपको पता है इसके रो और कॉलम को छुपा दो, 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे -3 और इसका करेंगे तो 0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 5। हमें पता है इसके लिए क्या आता है, माइनस साइन आता है, तो हम लगा देते हैं माइनस। यहां इसका मल्टीप्लाई से करेंगे -2, इसका इससे करेंगे तो -6। लास्ट हमारा आ रहा है यहां पर 1 के रो और कॉलम को छुपा देते हैं, कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 6 18 प्लस के 18 आएंगे स्टूडेंट्स, ये 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। यहां देखो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना होता है 8, ये -8 इंटू -5 कितना हो गया और ये +18। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप स्टूडेंट्स। यहां बचेगा 52 और 52 में 2 का डिवाइड दोगे कितना बचेगा 26। देखिए 26 तो आ गया। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी चैप्टर में, इस बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर में अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो जो क्षेत्रफल आता है उसके सामने क्या लिखना, आप वर्ग इकाई। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। तब इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड आप आसानी से कर सकते हैं इसी का यूज करके, अगर डिटरमिनेंट ओपन करना आता होगा तो। सभी को आता ही होगा, आप इसको नोट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारणिक का प्रयोग कर शीर्ष 1 4 3 2 -5 -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, आधा कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सबको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए।
ठीक है, बोलिए क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और उधर लिखना है हमको 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। बोलिए सब मेरे साथ में, बोल रहे हैं ना, बोलिए, कोई बात नहीं, घर वाले भी सोचेंगे अच्छे से पढ़ रहे हैं हमारे लड़के लड़कियां। चलो ठीक है, इधर देखते हैं। अब अच्छा काम करिए, एक वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार सेल्फ ट्राई करें। देखिए आपके ये आया होगा, यहां लिखा होगा 1 4, ओपन करते हैं, यहां लिखते हैं 1, यहां पर आएगा ये 3 और ये आएगा हमारा +3, यह आएगा हमारा -4, यह आएगा 2 और यह आएगा 5। करके देखना है स्टूडेंट्स, यह आएगा 3 दूनी 6 और ये 5 3 15 जो हमारा हो जाएगा +15। ठीक है, अब यहां देखिए कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 6, 5 और 2 7, 7 चौक 28 और यहां आप कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे तो 15 में 6 गया तो कितना बचा 9 और यहां आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपने बच जाएगा 13/2 और आगे क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, क्षेत्रफल आ गया। अब वो क्या कह रहा है, क्या दिए गए बिंदु सररेख है, तो सररेख की शर्त क्या थी, जब सररेख होंगे तीनों बिंदु, जब क्या हो, क्षेत्रफल 0 हो। ये हमने पढ़ा था कि तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखा तीनों बिंदुओं से आपके क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 13/2, इसका मतलब तीनों बिंदु एक लाइन पर नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। समझ में आना स्टूडेंट्स, क्यों नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है, संरेख में हमेशा क्षेत्रफल 0 आता है। इसका रीजन मैं आपको अभी लास्ट मिनट्स में बता चुका हूं। अब इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो। मतलब अब हमें क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है और के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पता है ना स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पर कितना आएगा 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब x1 y1 के लिए कितनी है उधर से देख के बताइए, k और 4, x2 y2 सारी वैल्यू दे दी। आपके पास क्षेत्रफल भी गिवन है, कितना है क्षेत्रफल, 35 लिख दे मैं। अब सबको दिख रहा है स्टूडेंट, सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और के वैल्यू निकालें, फिर मेरे साथ चेक करें। अब देखिए 35, यहां 1/2 ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पता है के को खोलेंगे, ये कितना होगा हमारा -6 और ये होगा -4। फिर हम यहां इस 4 के लिए करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। फिर सभी को पता है इस 1 के लिए करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अंदर अंदर वाले की। ये 1/2, ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 के। यहां देखोगे कितना हो रहा है, यहां आप देखोगे 5 और 2 ये हो रहा है -3 और -3 का गुणा अपन 4 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 और यहां दिख रहा है तो 38 दिख रहा है वैसे। और स्टूडेंट्स देखिए क्या दिख रहा है आपको, इन सब के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है सभी के अंदर, और 2 कॉमन आके 2 से कट जाएगा क्या, तो अगली स्टेप क्या बचेगी, यहां बचेगा 35, यहां बचेगा 5k, यहां बचेगा 6 और यहां बचेगा 19। अब देखिए 19 और 6 कितना हो गया बताइए, 25 उधर जाके होगा -25। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो -5 के इक्वल टू आ गया 10, तो के इक्वल टू आ गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, करिए इसको नोट और एक बार आप अगले क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, उसके बाद में मेरे साथ करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी लगभग अभी जो हमने किया इसी से रिलेटेड है।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु क्या हो, सररेख हो। आप सभी को पता है 3 बिंदु सररेख कब होते हैं, जब उनका क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमारे दी हुई कंडीशन से क्या बात आ रही है स्टूडेंट्स, ये बात आ रही है कि x1 x2 y1 सॉरी स्टूडेंट्स x1 y1 y1 y2 और x3 y3, इन सबका आंसर क्या आएगा, 0। और 0 क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा तीनों बिंदु क्या है, सररेख है। और सररेख तब आता है जब तीनों बिंदु का क्षेत्रफल क्या आए, 0 आए। अब यहां देखिए तीनों बिंदु की वैल्यू हम रख देते हैं। यहां आएगा k, यहां आएगा 2k, यहां आएगा -k + 1, यहां पर 2k। यहां आप देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा और यहां आएगा 6 - 2k और यहां पर 1 1 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करें, देखो यहां कितना है, k के रो और कॉलम को छुपा देते हैं, बचेगा कौन, 2k × 1 और ये हो जाएगा 1। तो हमें पता है कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, लेकिन साइन चेंज होता है इस वाले मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -6 और +2k। साइन चेंज हो गया, ध्यान रखना दोनों का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई के बाद में। अब यहां पर हमें पता है बाहर माइनस आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, और इसका इससे करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा, +4 +k। खत्म। अब क्या करें, लास्ट वाला कितना है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखिए -k + 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, 6 - 2k से। बीच में माइनस का साइन आता ही है। अब 2k का मल्टीप्लाई इससे, तो अब आ रहा है 2k का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -4 - k से, और इक्वल क्या चल रहा है, 0। अभी सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, डिटरमिनेंट सारणी को R1 के सापेक्ष खोला है और खोलने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब हमारा देखो बिल्कुल ध्यान से करना है हमको, ये k, ये बताइए 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4k और ये -6। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, बाद में ओपन कर लेंगे, पहले अंदर वाले को जोड़ लेते हैं। कैसे k कट गया, 4 और 1 5 को आगे लिख दे क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा ब्रैकेट को ध्यान से खोलिएगा, -k का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, -6k, -k का इससे करेंगे तो +2k², 1 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2k। ये दिक्कत खत्म। यहां आप करोगे, देखो ये माइनस और माइनस कॉमन है कि इसके साथ प्लस हो जाएंगे, तो माइनस की दिक्कत तो खत्म हो गई। अब 2k को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 8k, और 2k का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा, 2k² = 0। बिल्कुल कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आपको देखने से आ जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तभी होगी जब ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करें, इधर ही ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा 4k² - 6k, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये +5 दूनी 10 k। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, 6k 2k 8k -8k +8k कट गए, ये तो हो गया, ये 2 2 4k² और ये 6 और कहीं तो नहीं है, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, k² वाले एक साथ, तो 4 और 4 8k², फिर ये देखो -6 और 4 सभी को पता है कितना आएगा, -6 और +10 आएगा, +4k, ये भी हो गया। यहां देखिए -10 और ये कितना है हमारा 6, कितना बचेगा, -4 बराबर 0। अब सबको पता है इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सब में 4 कॉमन आके 0 में चला जाएगा और हमारा बचेगा, ये बच रहा है स्टूडेंट्स, यही बच रहा है ना। अभी इक्वेशन आ गई, अब इसको क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे। अगर टुकड़े नहीं हो तो क्या करेंगे बताइए, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए टुकड़े हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य। अब देखो टुकड़े हो रहे नहीं हो रहे तो क्या हो रहे हैं, बताइए स्टूडेंट्स, पता चला आपको आ गए हो टुकड़े तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमें आ गए थे टुकड़े। अब देखिए टुकड़े करते हैं, तो देखिए शायद टुकड़े ये हो रहे हो, 2k² और 2k - k। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2k k + 1, पीछे वाले में माइनस कॉमन k + 1 = 0। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 ब्रैकेट बन रहे हैं,
तो हम यहाँ देखते हैं, तो एक तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक k प्लस 1 इक्वल टू 0। आप आगे वाले को देखोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और पीछे वाले को देखोगे तो -1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ क्वेश्चन को करेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर लेंगे, आप बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सारणिक के प्रयोग से दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने ये फॉर्मूला भी आपको लिखा दिया था, उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आधा क्वेश्चन ही मैं पढ़ रहा हूं और आधा ही कर रहा हूं। तो देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हमें पता है रेखा का समीकरण क्या होता है, x y x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। मुझे बताइए x y तो कभी वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर x y की वैल्यू रख दोगे तो वो रेखा ही नहीं रहेगी, समीकरण नहीं रहेगी। समीकरण कब होती है, जब उसमें x y हो। तो x y की वैल्यू तो हमें नहीं रखनी है, हमें किसकी वैल्यू रखनी है स्टूडेंट्स, x1 y1 और x2 y2। करते स्टूडेंट्स प्रसार, x ये आएगा 1, ये आएगा -3, ये आएगा -y, ये आएगा 3 -9, ये आएगा 1, ये कितना आएगा 9 9 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करें, कितना बचेगा -2, ये कितना बचेगा बताइए 9 3 -6 -+ 6 और ये 0 हो गया, हटा देते हैं, इक्वल 0 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x -3y इक्वल टू, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन, लाइन की समीकरण आ गई है। एक लाइन पड़ी थी ऊपर की, अब दूसरी पढ़ो। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु क्या हो, ये। ठीक है, आप ध्यान देना, ये क्या दे रखा है, मैं तीसरा बिंदु दे रखा है, मतलब पहले वाले दोनों बिंदु तो आपके क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे, और तीसरा बिंदु काम में ले लोगे। तो कुछ ही मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो आप ध्यान देंगे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, इधर बताया था स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2। पहले आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, फिर पुट करना है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। x1 y1 कितना हो गया 3 1, x2 y2 ये, और ये -2 -4, और यहां पर है 1 1 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको ओपन अप कर लेंगे क्या, तो आप इसका प्रसार कर लेना, आंसर जो होगा वो आपको बुक के पीछे आंसर शीट में पता चल जाएगा। नोट करिए स्टूडेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी ए, तीनों शीर्ष दे रखे हैं, और आपको जो लिख रखा है ये प्रूव करना है। आप मेरे साथ देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखना, यदि समबाहु त्रिभुज की, ये आपको याद रखना है, ये आपने 10th में किया भी होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए वैसे फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट्स, सोचिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है √3a²/4। ठीक है, ये तो हमारा इस चैप्टर का फॉर्मूला है, और ये आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ठीक है ना। अब देखो, जो हमें प्रूव करना है उसकी एलएचएस ले लेते हैं। हम इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर, कहीं भी काम आए तो ले लेंगे, नहीं आए तो नहीं लेंगे, काम तो आएगा दिया हुआ है, तो हम यहां ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस कितनी है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। मैंने
आपको जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था तब बताया था, एक प्रॉपर्टी थी कि सारणी के अंदर अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो हमेशा एक लाइन से कॉमन आता है। वैसे तो आपके प्रॉपर्टीज हट चुकी है, ठीक है, अभी 2021 के नए सिलेबस में आपके जो डिटरमिनेंट सारणी की जो प्रॉपर्टीज है वो हटा दी गई है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि सारणी के अंदर अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो तो वो किसी एक लाइन से हम कॉमन लेंगे। तो आप देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और हम 2 कॉमन लेंगे तो आपको पता है 2 तो कॉमन लोगे लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो कॉमन क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसकी वैल्यू दिख रही है आपको? इस सारणिक की वैल्यू दिख रही है। ये सारणिक दिख रहा है ना, मतलब 2 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करें? बाय 1 यहां लिख देते हैं, बाय इक्वेशन 1। ध्यान देना बाहर तो कितना चल रहा है? 2 का स्क्वायर क्या चल रहा है? 4। और इस सारणिक की वैल्यू कितनी है? सारणिक की वैल्यू में आपको ये 2 नहीं चाहिए तो इस 2 को इधर भेज देते हैं। मुझे बताओ ये आएगा क्या? 2 को भेज दिया यहां पर ऊपर, √3a² और होल स्क्वायर। किसके लिए आई है? सारणिक की। कैलकुलेशन कर लो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये ऊपर आ रहा है 2 का स्क्वायर और ये 4 चौक 16, नीचे 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर कितना होता है? a² का स्क्वायर a⁴। आंसर कितना आ गया? ये LHS बराबर RHS। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखें। बाय स्टूडेंट्स।